हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल कोविन लेक्चर्स में हार्दिक स्वागत है। तो आज की इस क्लास में हम कक्षा 9 हिंदी विषय की आपकी जो सेकंड पुस्तक है कृतिका, उसके अध्याय 3 रीढ़ की हड्डी के अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। हमने चैप्टर 1 और 2 के अभ्यास प्रश्न बहुत अच्छे से सॉल्व करा रखे हैं। वो सभी क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हो। इस क्लास में हम बात कर रहे हैं अध्याय 3 रीढ़ की हड्डी के अभ्यास प्रश्नों की। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद, कौन कौन? राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना कहां तक करना तर्क संगत है? यानी दो व्यक्ति है, राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद। ये कोई भी बात होती है तो उन बात पर कहते हैं कि एक हमारा जमाना था, और वो अपने समय की तुलना आज के वर्तमान समय से करते हैं। तो क्या ये तुलना करना तर्क संगत है, यानी उचित है अथवा नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखें, इस तरह की तुलना करना बिल्कुल तर्क संगत नहीं होता है। क्यों? क्योंकि समय के साथ साथ समाज में, जलवायु में, खान पान में, सब में क्या होता है? सब में परिवर्तन होता रहता है। तभी तो कहते हैं परिवर्तन ही संसार का नियम है। जैसे उस वक्त की वस्तुओं की गुणवत्ता हमें आज प्राप्त नहीं होती, जैसे प्राचीन समय में वस्तुओं की गुणवत्ता होती थी, क्वालिटी होती थी, वो आज हमें नहीं मिलती है। उस समय का वातावरण कैसा था? बिल्कुल स्वच्छ था। और जलवायु जो हमें आज प्राप्त हो रही है वो उस जैसी जलवायु की तरह नहीं है। पहले बिल्कुल स्वच्छ वायुमंडल होता था, स्वच्छ वातावरण होता था, स्वच्छ जलवायु होती थी, लेकिन ऐसा आज हमें नहीं मिल रहा है। तो कैसे हम कल की तुलना आज से कर सकते हैं? तो हम कभी भी कल की तुलना आज से नहीं कर सकते। समय कैसा है? समय परिवर्तनशील है और वह सदैव एक सा नहीं रहता। समय के साथ हुए बदलाव को स्वीकार करने में ही क्या है? भलाई है, न कि उसकी तुलना बीते हुए कल से करने में। इसलिए कहा गया है कि परिवर्तन ही संसार का क्या है? नियम है। दिन ब दिन संसार में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। अतः हम पुराने समय की तुलना आज वर्तमान से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये आपका पहला प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। दिया गया है, राम स्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस व्यवस्था को उजागर करता है? पहला तो राम स्वरूप ने अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलाई और फिर विवाह के लिए उसे छिपाया गया। तो यह जो विरोधाभास है वो उसकी किस व्यवस्था या किस कमजोरी को उजागर करना चाहता है कि भाई राम स्वरूप जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक तो उन्होंने बेटी को बहुत उच्च शिक्षा दिलवाई और दूसरा वो विवाह के समय उसकी शिक्षा को छुपा रहे हैं। तो ऐसा वो किस मजबूरी के कारण कर रहे हैं, वो आपको कारण बताना है। तो राम स्वरूप एक आजाद पसंद व्यक्ति थे। उनके अनुसार स्त्री शिक्षा में कोई बुराई नहीं है, अपितु उनके विकास के लिए क्या है? आवश्यक है। यानी वो स्त्री शिक्षा के बिल्कुल पक्ष में थे। यही कारण था कि उन्होंने अपनी पुत्री को विकास के सारे रास्ते दिए, जिसके कारणवश उनकी जो पुत्री है उसने क्या की? बीए कर रखी थी। वह गुणी भी थी, यानी गुणवान भी थी। संगीत शिक्षा, सिलाई कढ़ाई में भी क्या थी? निपुण थी, होशियार थी। यह बातें राम स्वरूप के खुले विचारों की ओर क्या करती है? इशारा करती है। परंतु विडंबना देखो कि उन्होंने जहां उन्मुक्त भाव से अपनी पुत्री को शिक्षा दी, वही समाज की संकुचित मानसिकता के कारण अपनी पुत्री के विवाह के लिए उसकी शिक्षा को क्या करना पड़ा? छुपाना पड़ा। यह एक मजबूर पिता की ओर क्या करता है? इशारा करता है। और समाज की जो दकियानुसी सोच है, जो समाज की घटिया सोच है, जो समाज की निम्न स्तर की सोच है, उस सोच के सामने झुकने पर एक मजबूर पिता को क्या हो जाता है? एक मजबूर पिता को विवश होना पड़ता है। और उस समाज की उस छोटी सोच के कारण उस राम स्वरूप जी को अपनी बेटी, जो कि बहुत उच्च शिक्षा ग्रहण किए हुए थी, विवाह के समय उसकी बात को छुपाना पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 दिया गया है, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की उपेक्षा कर रहे थे वह उचित क्यों नहीं है? यानी अपनी बेटी के शादी के लिए राम स्वरूप जी उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे थे कि भाई उमा के द्वारा उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा, वह उचित क्यों नहीं था? तो देखिए, बेटी का रिश्ता तय करने के लिए जो राम स्वरूप है, उन्होंने अपनी बेटी उमा से सीधी सादी, कम पढ़ी लिखी और कम बोलने वाली लड़की की तरह व्यवहार करने की क्या की थी? अपेक्षा वो कर रहे थे। क्योंकि जो बेटी है वो सीधी सादी दिखे, बिल्कुल कम पढ़ी लिखी और कम बोलने वाली लड़की की तरह व्यवहार करे। उनका ऐसा सोचना उचित नहीं है।
क्यों? क्योंकि लड़की कोई भेड़ बकरी या मेज कुर्सी नहीं होती है, वो कोई कठपुतली भी नहीं होती जिसे हम अपने इशारों पर क्या करें, नचा सके। उनका भी दिल होता है। उच्च शिक्षा पाना कोई अपराध नहीं है जिसकी वजह से उसे शर्मिंदा होना पड़े और अपनी योग्यता को क्या करना पड़े, अपनी योग्यता को छुपाना पड़े। ठीक है, तो ये आपके इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि भाई वो पढ़ी लिखी लड़की थी तो वो अनपढ़ों की तरह व्यवहार क्यों करेगी, ये उसके लिए उचित नहीं था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, गोपाल प्रसाद विवाह को क्या मानते हैं, एक बिजनेस की तरह मानते हैं और राम स्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा क्या करते हैं, छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से क्या है, अपराधी है? अपने विचार लिखे। यानी एक गोपाल प्रसाद है, वो विवाह को एक बिजनेस मानते हैं, और दूसरा जो राम स्वरूप जी है वो अपनी बेटी की उच्च शिक्षा को विवाह के समय क्या करते हैं, छिपाते हैं। तो ये दोनों ही एक प्रकार से क्या हुए, अपराधी हुए। कैसे, ये आपको अपने विचार से बताना है। तो देखें, हम कहेंगे कि दोनों ही समान रूप से क्या है, अपराधी है। पहले बात करते हैं गोपाल प्रसाद की। तो गोपाल प्रसाद जी के लिए जो विवाह है वो बिजनेस यानी व्यापार धंधे के बिल्कुल तरह है। विवाह की पवित्रता और उसका मूल्य उनके लिए किसी सौदे से कम नहीं था। वह अपने बेटे का विवाह करवाकर एक ऐसी पुत्र वधू लाना चाहते थे जो उनके इशारों पर क्या करे, चल सके। वे सौदा करने से पहले उनकी जांच पड़ताल कर तसल्ली कर लेना चाहते थे कि सौदा सही भी है या नहीं है, और उसके लिए वो वस्तु और लड़की में उन्हें कोई अंतर दिखाई नहीं देता था। आगे बात करें राम स्वरूप जी की, तो राम स्वरूप जी अपनी पुत्री को उच्च शिक्षा प्राप्त करवाते हैं और उन्हें इस बात से गर्व भी है, परंतु विवाह के लिए उनकी शिक्षा को छुपाने की वो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। माना इन सब में उनकी क्या हो, मजबूरी हो, परंतु ये तर्कसंगत नहीं लगता। ऐसे घर में अपनी शिक्षित लड़की का हाथ सौंपने को तैयार हो गए जहां उनकी पुत्री और उनकी शिक्षा का कोई मोल ही ना हो। इस तरह से स्वयं समाज को बदलना और बाद में अपने स्वार्थ हित या मजबूरी से उसकी संकीर्णता में शामिल होना पूर्ण रूप से क्या है, गलत है। यानी पहले तो अपनी बेटी को बहुत अच्छी शिक्षा दिलवाई और उसके बाद समाज के डर से उन्होंने क्या कर दिया, उनका विवाह एक ऐसे घर से कर दिया जिनका शिक्षा से कोई लेना देना भी नहीं था और उनकी शिक्षा को भी छुपाया गया, यानी उसको उचित महत्व नहीं दिया गया और उस पर झूठ बोलना बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं लगता। और उन्होंने विवाह के लिए अपने जो सगे संबंधी थे या जो समाज के लोग थे उनसे झूठ बोला, ये भी बिल्कुल उचित नहीं था। अतः दोनों ही समान रूप से क्या है, अपराधी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 दिया गया है, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं। उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है। यानी जब उमा ने अपनी जो सगाई की रस्म हो रही थी उस समय जो शंकर नाम का लड़का था जिससे उसकी सगाई होनी थी, जब उसके बारे में कहा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, तो इस कथन के माध्यम से वो शंकर की किन कमियों की ओर इशारा करना चाहती है वो आपको बताना है। तो उमा गोपाल प्रसाद जी के विचारों से पहले से क्या थी, खिन्न थी, यानी कि नाराज थी, परंतु उनके द्वारा अनगिनत सवालों ने उसे क्या कर दिया, क्रोधित कर दिया। और आखिर उसने अपनी चुप्पी को तोड़कर गोपाल प्रसाद को उसके पुत्र के विषय में क्या करना पड़ा, उनके पुत्र के विषय में गोपाल प्रसाद को अवगत कराना पड़ा। यानी शंकर के पिताजी का नाम क्या है, गोपाल प्रसाद। तो पहला उन्होंने क्या कहा, बेटी ने, उमा ने, कि शंकर एक चरित्रहीन व्यक्ति था जो हमेशा लड़कियों का पीछा करते हुए हॉस्टल तक पहुंच जाता था और इस कारण उसे शर्मिंदा भी होना पड़ता था। दूसरी उन्होंने शंकर की क्या कमी बताई कि दूसरी तरफ उनकी पीठ की तरफ इशारा कर वह गोपाल जी को उनके लड़के के स्वास्थ्य की ओर संकेत करती है, जिसके कारण वह बीमार रहता है तथा सीधी तरह से बैठ भी नहीं पाता है। तीसरी उन्होंने क्या कमी बताई कि शंकर अपने पिता पर पूरी तरह क्या है, आश्रित है, यानी खुद तो कुछ कमाता वमाता है नहीं है, उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, अर्थात उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं है, वो अपने पिता के ही टुकड़ों पर पलता है। तो इस कथन के माध्यम से उमा ने शंकर की निम्न कमियों की ओर इशारा किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है, तर्क सहित उत्तर दीजिए कि क्या समाज को शंकर जैसे लड़के की जरूरत है या उमा जैसी लड़की की जरूरत है। आपको उचित कारण सहित बताना है। तो उमा जैसी लड़की ही समाज के लिए क्या है, सही व्यक्तित्व है। वह निडर है, साहसी भी है और जहां एक और माता पिता का सम्मान रखते हुए वह गोपाल प्रसाद जी और उनके लड़के शंकर के सम्मुख क्या होती है, खड़ी हो जाती है। उनके कहने पर वह गीत भी गाती है और दूसरी तरफ निर्भयता पूर्वक बिना डरे वो गोपाल जी को शंकर की कमियों का एहसास कराते हुए तनिक भी नहीं हिचकती है। उसमें आत्मसम्मान की पूरी भावना है और उसी आत्मसम्मान के लिए वह अपना मुंह भी क्या करती है, खोलती है। तो हम कहेंगे कि समाज के लिए उमा जैसी लड़की की जरूरत है, न कि शंकर जैसे लड़के की। आगे प्रश्न संख्या 7,
रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए कि इस अध्याय के लिए जो रीढ़ की हड्डी चैप्टर का नाम दिया गया है क्या ये उचित है या नहीं है, वो आपको बताना है। तो यह शीर्षक एकांकी की भावना को व्यक्त करने के लिए बिल्कुल सही है। इस शीर्षक में समाज की जो सड़ी गली जो पुरानी मानसिकता है उस मानसिकता को व्यक्त किया गया है तथा उस पर क्या किया गया है, उस पर प्रहार किया गया है। क्यों? जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी शरीर का क्या होता है, मुख्य हिस्सा होता है और वह पूरे शरीर को सीधा रखने में क्या करती है, मदद करती है। उसमें लचीलापन भी होता है जो शरीर को मुड़ने, बैठने, झुकने, कूदने आदि में क्या करता है, मदद करता है। और इसी लचीलेपन के कारण ही शरीर हर कार्य करने में क्या होता है, सक्षम होता है। व्यायाम के माध्यम से रीढ़ की हड्डी के लचीलेपन को बनाए रखते हैं। उसी तरह समय के अनुसार पुरानी रीतियों और परंपराओं का बदलना भी क्या है, आवश्यक है। हम उन्हीं पुरानी परंपराओं और रीति रिवाजों के आधार पर आज नहीं जी सकते। यह समय की क्या होती है, मांग होती है कि समय के साथ बदलना जरूरी है। जब यह रीतियां और परंपराएं मनुष्य के हित के स्थान पर उसका अहित करने लगे तो वो क्या बन जाती है, वो समाज के लिए और मानव के लिए विकार बन जाती है। यह एकांकी समाज में व्याप्त इन विकारों पर क्या करता है, कटाक्ष करता है। हमारा समाज इन मानसिकताओं का गुलाम बनकर बिना रीढ़ वाला क्या हो गया है, शरीर हो जाता है। और दूसरी तरफ शंकर जैसे लड़कों से यही तात्पर्य है बिना रीढ़ का, मतलब इस प्रकार के लड़कों का अपना कोई भी व्यक्तित्व नहीं होता और न ही कोई इनका क्या होता है, चरित्र होता है। ये सारी उम्र दूसरों के इशारों पर क्या होते हैं, चलते हैं और इस समाज के ऊपर बोझ के अलावा और कुछ भी नहीं होते। इसीलिए उमा ने इसे बिना रीढ़ की हड्डी वाला बताया है। अतः यह शीर्षक इस कहानी के लिए बिल्कुल क्या है, उचित है। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 8। कथा वस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों? तो इस चैप्टर के आधार पर हम कहे तो हम उमा को ही क्या मानते हैं, इस कहानी या एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं। पूरी एकांकी ही उमा के इर्द गिर्द क्या होती है, घूमती है। पूरा ये चैप्टर है ये उमा के इर्द गिर्द पर ही आधारित है। लेखक समाज की सड़ी गली मानसिकता को उमा के माध्यम से क्या करना चाहता है, व्यक्त करना चाहता है। उसका सशक्त व्यक्तित्व सारे पात्रों पर भारी पड़ता हुआ दिखाई देता है और उसके समक्ष कोई भी ठहरता नहीं है। जिस स्वाभिमान से वह अपने पक्ष को शंकर, गोपाल, प्रसाद और राम स्वरूप के आगे रखती है, सबके ओर क्या हो जाते हैं, सिल जाते हैं, यानी बंद हो जाते हैं। और कथा का प्रायोजन समाज में महिलाओं को अपने अधिकारों और सम्मान के प्रति जागरूक करना क्या होता है, सिद्ध होता है। यानी इस एकांकी का मुख्य उद्देश्य क्या है, समाज में महिलाओं को अपने अधिकार और अधिकारों के विरुद्ध संघर्ष करना चाहिए और हम क्या होना चाहिए, प्रत्येक चीज के प्रति जागरूक होना जरूरी है ताकि वो शोषण से क्या हो सके, बच सके। आगे प्रश्न संख्या 9। एकांकी के आधार पर राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषता बताइए। यानी चैप्टर के आधार पर आपको बताना है गोपाल प्रसाद और राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद की चरित्र की विशेषता बतानी है कि उनका चरित्र कैसा था। सबसे पहले बात करते हैं राम स्वरूप की। तो राम स्वरूप एक स्वतंत्रता प्रिय व्यक्ति है। वे औरतों की शिक्षा के क्या है, पक्षपाती है, यानी औरतों की शिक्षा दिलाने के हक में है। इसीलिए वे अपनी पुत्री को पुत्र के समान क्या करते हैं, उच्च शिक्षा दिलवाते हैं। वे एक स्नेही पिता है। राम स्वरूप जी अपनी पुत्री से बड़ा स्नेह करते हैं, इसीलिए उसके भविष्य की चिंता उन्हें बार बार सताती रहती है और यही कारणवश उन्होंने पुत्री की शिक्षा भी लड़के वालों के आगे क्या करती है, लड़के वालों के आगे छिपा दी है ताकि उन्हें उनकी पुत्री को कोई नुकसान न हो, उनकी लाइफ खराब न हो। राम स्वरूप जी एक समझदार व्यक्ति है। वे कई जगह गोपाल प्रसाद जी की गलत बातों का जवाब भी समझदारी पूर्वक देते हैं। अब बात करते हैं गोपाल प्रसाद की। तो गोपाल प्रसाद एक रोबदार व्यक्तित्व के क्या है, स्वामी है। वकालत में होने के कारण अभिमान उनके व्यक्तित्व क्या होता है, टपकता है, घमंडी नेचर के हैं। गोपाल जी एक हंसमुख प्रवृत्ति के भी इंसान है। बात बात पर मजाक करना उनका स्वभाव है। गोपाल प्रसाद एक चतुर व्यक्ति भी है, इसीलिए अपने बीमार व चरित्रहीन बेटे के लिए एक कम पढ़ी लिखी लड़की वो चाहते हैं ताकि वो कभी भी उसके सम्मुख आवाज न उठा सके। तो ये दोनों का चरित्र है वो लगभग एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हमें प्रतीत होता है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 10। इस एकांकी का उद्देश्य क्या है, लिखिए। तो इस एकांकी की जो मुख्य उद्देश्य है वो है समाज में औरतों की दशा को सुधारना और उनको उनके अधिकारों के प्रति क्या करना है, जागरूक करना है। यह एकांकी उन लोगों की तरफ उंगली उठाती है जो समाज में स्त्रियों को जानवरों या सामान से ज्यादा कुछ भी नहीं समझते, जिनके लिए वह घर में सजाने से ज्यादा कुछ नहीं है। और यह औरत को उसके व्यक्तित्व की रक्षा करने का क्या करती है, संदेश देती है और कई सीमा तक इस उद्देश्य में वो उमा के माध्यम से संदेश देने में सफल भी होती है। ठीक, आगे प्रश्न संख्या 11।
समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं, कि समाज में महिलाओं को उचित सम्मान दिलाने हेतु आप अपनी तरफ से कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं वो आपको बताना है। देखो, पहला प्रयास क्या कर सकते हैं, उनके शिक्षा के हेतु कार्य कर सकते हैं ताकि समाज में वह सर उठाकर अपना जीवन यापन कर सके। ज्यादा से ज्यादा महिला को या बालिकाओं को शिक्षित करने पर क्या करेंगे, जोर देंगे। दूसरा, उनको उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करा सकते हैं ताकि वो अपना शोषण होने से स्वयं को क्या कर सके, बचा सके। दूसरा, समाज में महिलाओं को समान भागीदारी दिलवाने के लिए क्या कर सकते हैं, प्रयत्न कर सकते हैं। तीसरा, लड़कियों का विवाह बिना दहेज लिए और बिना दहेज दिए हो, इस विषय पर भी कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आपके अध्याय 3 के जितने भी अभ्यास के प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया है। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।